शुरुआत कर दिए और 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत देंगे, वो भी वादा था। तो एमएसपी के बाद जो अंतर की राशि थी 917 रुपये प्रति क्विंटल, और इस साल रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी हुई। 24,72,000 से ज्यादा किसान धान बेचे और 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। तो अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया होता था, उसको भी एक मुश्त देने का काम हम लोगों ने किया। रामलला दर्शन योजना की बात थी मोदी की गारंटी में, उसकी शुरुआत कर दिए। तेंदुपत्ता जो हरा सोना कहलाता है छत्तीसगढ़ में, और वनवासियों का एक बहुत बड़ा आय का जरिया है तेंदुपत्ता, और उससे भी करीब 12.5 लाख परिवार जुड़ा हुआ है। तो पिछली सरकार 4,000 उसका कीमत देकर सिर्फ 2 या 3 दिन खरीदती थी पूरे सीजन में, और हम लोग का वादा था कि इसको हम लोग बढ़ाकर 5,500 प्रति मानक बोरा करेंगे और पूरी पत्ती खरीदेंगे। तो वादा भी पूरा किए। 5,500 मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता खरीदे, उनको भी 15 दिन खरीदे। जो भी संग्राहक है वो पूरा तेंदुपत्ता बेच पाए। तो ये सब काम 3 महीने के अंदर ही, 100 दिन के अंदर ही पूरा किए। तो एक वहां पर चल गया कि जैसे फटाफट खटाखट राहुल गांधी बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ में जल्दी उसको साए साए बोलते हैं। तो लोगों में एक ये चल गया कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सब साए साए हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नंबर बता देता हूं, कुछ लोगों के पास था। नंबर लिखेंगे 9090191948। मेरे पास पहला क्वेश्चन यहाँ अरविंद शरण जी का आया है। अरविंद जी, माइक प्लीज। उसके बाद धान खरीदी का समय था, हम लोग का वादा था कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। हेलो, मेरा नाम अरविंद शर्मा। आपने छत्तीसगढ़ के सपनों की बहुत सारी बातें की। जो आपने कहा उसमें दिखता है कि छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ना चाहता है, वहाँ के लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके सपनों का छत्तीसगढ़ कैसा होगा? देखिए, छत्तीसगढ़ को भगवान बहुत फुर्सत से बनाया है। छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा भरपूर है। लोह अयस्क का पूरा पहाड़ है, बैलाडीला। कोयला प्रचुर मात्रा में है। वहां गोल्ड भी है, डायमंड भी है, टीना है, और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। वनोपज का पूरा भंडार है। 100 से भी ज्यादा प्रकार के वनोपज छत्तीसगढ़ के अंदर में है, और वहां की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। मेहनतकश किसान है। तो सब मिलाकर बहुत धनी प्रदेश है छत्तीसगढ़। और जिसको 1 नवंबर 2000 में जब भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिए, तो शुरुआती दौर में बहुमत के आधार पर 3 साल कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब पहला विधानसभा का चुनाव हुआ तो वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और लगातार 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में उनका नेतृत्व छत्तीसगढ़ को मिला। तो उस 15 साल के दौरान छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ। वहां पर भूखमरी भारी थी। गरीब लोग, बच्चे उपवास होते थे, भूख से गरीबों की मौत हो जाती थी। लेकिन वहां जो पीडीएस की व्यवस्था डॉक्टर रमन सिंह जी ने लागू किया, पहले 3 रुपया का
किलो का चावल, फिर 2 रुपया, फिर 1 रुपया किलो का चावल, और इतनी सुंदर पीडीएस की व्यवस्था कि जिसके कारण वो चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात भी हुए। आज तब से कहीं कोई भूखमरी छत्तीसगढ़ के अंदर में नहीं है, और 15 वर्षों में पूरे क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, हर क्षेत्र में मतलब अच्छा काम हुआ, और पूरे देश में एक छत्तीसगढ़ की पहचान ये बनी। और उसके बाद 18 में फिर से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ में चला गया, शासन का बागडोर उनके हाथ में चला गया। तो ये 5 वर्षों में फिर छत्तीसगढ़ विकास की दृष्टि से बहुत पीछे चला गया। वहां आप लोग घोटाले सुने होंगे, हर चीज में घोटाला, कोयला में घोटाला, बालू में घोटाला, शराब में घोटाला, डीएमएफ की राशि तक में घोटाला। और आज कितने घोटालेबाज जेल के अंदर में है सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है। तो जो जनता विश्वास करके कांग्रेस को सरकार में बैठाई थी, और बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस को मिला था, लेकिन छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के विश्वास में कांग्रेस की सरकार ने पानी फेरने का काम किया। और जब 2023 का विधानसभा चुनाव आया तो फिर जनता हम लोग को सरकार में बैठाई, और पहले 3 बार हम लोग सरकार में थे, उससे भी ज्यादा आशीर्वाद जनता का मिला। 54 सीट विधानसभा की और 46% वोट। और अब बहुत कुछ करना है, जैसे मैंने कहा कि बहुत फुर्सत से भगवान ने बनाया है। अगर जो अगुवा है, सरकार में बैठे लोग हैं, और हम लोग का नीति और नियत दोनों ठीक है, तो बहुत जल्दी इस प्रदेश को बहुत आगे हम लोग ले जाने में सफल होंगे। एक बड़ी समस्या वहां पर नक्सलवाद की है, और आप सब लोग देख भी रहे हैं कि पिछले 6 महीने में कितनी दमदारी के साथ नक्सलवाद के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार का भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है, और यहाँ पर हमारे गृह मंत्री जी बैठे हैं, युवा और ऊर्जावान हैं, ये भी बड़ी चिंता करते हैं, और लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। अभी तक करीब 33 सुरक्षा कैंप खोल चुके हैं, और एक सुरक्षा कैंप खोलने का मतलब सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने गांव आते हैं वहां पर सरकार की सारी सुविधाओं को पहुंचाना। आज नियत नेला नार गोंडी भाषा में है, जिसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव। ये योजना हम लोग लागू किए हैं, और इसके माध्यम से सरकार की जो 32 योजनाएं हैं उस पर पूरा फोकस है। जो 32 योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचे। आज बस्तर क्षेत्र का 5 जिला रह गया है जहां पर नक्सलवाद है, लेकिन 5 जिलों में 33 सुरक्षा कैंप खोल चुके हैं। आगे 29 और सुरक्षा कैंप खोलना है, और वहां पर किसी तरह से भी संसाधन की कमी हम लोग होने नहीं दे रहे हैं। वहां सड़क पहुंचा रहे हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं, लोगों के पक्का का मकान बनवा रहे हैं, उनका राशन कार्ड बन रहा है, उनका आधार कार्ड बन रहा है, वहां शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था कर रहे हैं। आज 14,000 घरों में बिजली नहीं थी, तो बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दूरसंचार के क्षेत्र में 150 से ज्यादा वहां पर टावर लगा चुके हैं, तो इस तेजी से वहां पर काम कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी स्वयं चिंता करते हैं, हमारे प्रदेश के सीएस लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, तो ये चिंता हम लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और नक्सलवाद अगर खत्म हो जाए तो बस्तर का जो पूरा क्षेत्र है वो स्वर्ग है, और टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता है। और हमें विश्वास के साथ कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार का लाभ हम लोग को मिल रहा है। और जो हमारे एचएम साहब का संकल्प है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 3 साल बोले थे, 1 साल 6 महीना पहले ही बोले थे कि 3 साल में
इस नक्सलवाद को खत्म करना है तो उनके संकल्प को पूरा कर पाने में हम लोग सफल होंगे। कृष्ण जी, मैं एक बात देख रहा था, आप जिस सरलता से इतने बड़े बड़े आंकड़े रख रहे थे, यहाँ लोगों को छत्तीसगढ़ से इतने बड़े आंकड़ों की शायद कल्पना नहीं होगी। इतने बड़े लेवल का काम, चाहे धान की खरीद की बात हो, चाहे प्रतिमानक बोरा आपने जो तेंदुपत्ते की बताई, चाहे मकानों की बात हो, लगता नहीं यहाँ दिल्ली की, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के बारे में आज धारणा बदली होगी। अगर कुछ को लगता है कि आज हमने छत्तीसगढ़ का चित्र अलग देखा है तो जरा हाथ उठाएंगे एक बार। निश्चित ही आपने जो जिस सहजता से और ये आंकड़े बताए ये चमत्कृत करने वाले, मगर आपने उसके साथ ही कहा कि भगवान ने बड़ी मेहनत से ये राज्य बनाया है। मगर आप तो मेहनत ही करते रह गए। आपने मेहनत से राम मंदिर भी बनाया, आप राम राम करते रहे, वो महादेव करके भी बड़ी मेहनत से कुछ और कर गए। खैर, ये प्रश्न बहुत सारे होंगे। मेरे पास दूसरा प्रश्न अभी रिद्धिमा मेहता का आया है। रिद्धिमा जी, प्रश्न, माइक प्लीज। मेरा प्रश्न ये था, मतलब बहुत सारा मैंने सुना है कि हम लोग अब नट्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं, बट जो कैशूज हैं वो छत्तीसगढ़ में उग सकते हैं, तो हम उसके लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, आपने इसके साथ ही मंदिरों की बात भी लिखी थी। हाँ, मतलब वो दूसरा क्वेश्चन। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि किसानों की आय दोगुना करेंगे। तो किसानों की आय दोगुना करने के अनेक माध्यम हैं। एग्रीकल्चर तो है ही है, उसके साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, सेरिकल्चर है, ये सब में ध्यान दे रहे हैं और हॉर्टिकल्चर को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। काफी इसका रकबा बढ़ रहा है। और हमारा जसपुर जहां से हम आते हैं उधर तो हम लोग आपका काजू, नाशपाती, आम, लीची, इसके साथ साथ चाय की भी खेती कर रहे हैं। जसपुर का हमारा एक मनोरा विकासखंड है, वहां पर कई एकड़ में चाय की भी खेती हो रही है। प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाए हैं। वहां से मतलब जो चाय पत्ती मिल रहा है वो दार्जिलिंग की चाय पत्ती के बराबर है। वहां पर हम लोग का एक ओघड़ आश्रम है सोगड़ा में, उनका स्वयं का 10 एकड़ में चाय का बागान है और सरकारी चाय का बागान और है। और किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो लोग भी अपने निजी भूमि में चाय पत्ती लगाएं। और सेव, आपको हम ये भी बता रहे हैं कि वहां पर सेव का भी खेती होने लगा है। हमारा जो वनवासी कल्याण आश्रम है वहां पर मनोरा में सेव भी उगा रहे हैं और वो सेव भी अच्छा क्वालिटी का आ रहा है। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में हॉर्टिकल्चर में भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, मत्स्य पालन में बढ़ावा दे रहे हैं, पशुपालन में बढ़ावा दे रहे हैं, सभी क्षेत्रों में बढ़ावा दे रहे हैं, तभी जाके किसानों की आय को दोगुना कर पाएंगे। जी, रिद्धिमा जी, सिर्फ काजू नहीं, दृष्टि सिर्फ एक जगह नहीं है, ये विविधतापूर्ण प्रयास होंगे तो कैसे छत्तीसगढ़ की झोली भरने वाली है आने वाले समय में, उसका एक दृष्टिपथ आपने बताया। अगला प्रश्न मेरे पास प्रोफेसर चंदन चौबे जी के पास से है, पहली पंक्ति में। नमस्कार, मैं प्रोफेसर चंदन चौबे हूँ। मैं सबसे पहले तो पांचेजन्य परिवार का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि छत्तीसगढ़ संवाद उन्होंने आयोजित किया और आप लोगों का स्वागत करता हूँ दिल्ली में। मैं उत्तर पूर्व में कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहा था। मुझे कहा गया कि छत्तीसगढ़ में कलाओं में काम करो, तो मैं पिछले दिनों गया वहाँ लगातार और कुछ लेख संकलित कर रहा था। सभी एक बात कहते थे, मैंने कहा मुख्यमंत्री कैसे हैं? सीधा है, आपको बहुत सरल और सहज सीधा व्यक्ति माना जाता है। क्या इस प्रशासनिक मामलों में इस सहज सरल और सीधे व्यक्ति की छवि से कठिनाई नहीं होती है क्या? धन्यवाद। देखिए, भगवान स्वभाव से हमको सीधा बनाया है, लेकिन हमारी राजनीतिक जीवन
3 दशक से भी ज्यादा का है और लगातार लोगों का आशीर्वाद बढ़ ही रहा है। हम एक पंच से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की है। पंच से, ग्राम पंचायत का एक पंच जो 100-150 लोगों का प्रतिनिधि होता है, वहां से शुरू किए हैं। पंच, सरपंच रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, पार्टी के अध्यक्ष का दायित्व तो 3-3 बार रहा। मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में एमओएस भी रहे और आज प्रदेश का मुखिया का दायित्व भी पार्टी ने सौंपा है। तो सभा से जरूर विनम्र हैं, लेकिन जहां जनहित की बात आती है तो वहां पर कड़े निर्णय भी लेने में पीछे नहीं हटते हैं। पंचायत सीधे सबने देखी है, आप लोगों ने देखा होगा। हमारे यहाँ एक घटना तो दुर्भाग्यजनक घटना थी, बलौदा बाजार की घटना, जिसमें कलेक्ट्रेट में आगजनी तोड़फोड़ सब हो गया। तो पहली बार एसपी कलेक्टर वहां पर सस्पेंड हुए। तो ये सब मौका पड़ने पर जनहित में कठोर से कठोर निर्णय लेने में भी हम पीछे हटते नहीं। आप सबने पंचायत सीरियल देखा होगा, बहुत सीधे किरदार भी हैं, मगर टेढ़ी से टेढ़ी चीज को सीधा कर लेते हैं। और जो अपनी राजनीतिक यात्रा बताई है सीधी सी, वो बताती है कि सीधी उंगली से जब घी निकालना है तो कैसे टेढ़ी होती है। बहुत बढ़िया। मेरे पास एक अगला सवाल आया है राजीव रंजन जी का। मुख्यमंत्री जी, मैं बस्तर से ही हूँ और छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सलवाद बन गई है और आपके नेतृत्व में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के एवेन्यूज बहुत हैं और छत्तीसगढ़ की पहचान केवल नक्सलवाद नहीं है, तो आपसे अपेक्षा भी है और मैं जानना चाहता हूं कि नक्सलवाद से परे कर छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के स्वरूप में कैसे आगे लाया जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नक्सलवाद खत्म होने के बाद टूरिज्म को तो बहुत बढ़ावा मिलेगा और निश्चित रूप से हम लोग बहुत जल्द नक्सलवाद खत्म करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, तो उसमें हम लोग रिफॉर्म ला रहे हैं और अपने प्रदेश का राजस्व उसमें बढ़ाएंगे। आपका 100 से भी ज्यादा तरह का वनोपज है, उसका वैल्यू एडिशन की बात हम लोग कर रहे हैं और प्रारंभ भी हो गया है, तो उससे भी राजस्व प्राप्त होगा हमारे प्रदेश को। और कृषि को और आगे बढ़ाने के लिए हम मत्स्य पालन, पशुपालन, फ्लोरिकल्चर, ये सबको भी बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर इनकम जनरेट होगा और जो लीकेज थे, जो यहाँ पर करप्शन था, वो सबको हम लोग रास्ता ही बंद कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि कोयला में पहले टीपी जारी होता था ऑफलाइन, तो वो ऑफलाइन बंद कर दिए, ऑनलाइन कर दिए, वहां चोरी बंद कर दिए। शराब में जो FL10 की व्यवस्था थी, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से शराब खरीद कर दुकानों में पहुंचाते थे, अब कॉन्ट्रैक्टर व्यवस्था ही पूरा खत्म कर दिए। अब मेकर से सीधे सरकार बेवरेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से शराब खरीदेगी। तो जहां भी कमीशन खोरी और लीकेज का रास्ता था, इस सब को हम लोग बंद कर रहे हैं और ये सबसे निश्चित रूप से प्रदेश का राजस्व आने वाले समय में खूब बढ़ेगा। खनिज संपदा में भी हम लोग रिफॉर्म ला रहे हैं, मतलब माइंस के क्षेत्र में भी। आज jैसे आपका उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है, दोनों प्रदेश में करीब करीब सेम मिनरल्स हैं, लेकिन आज वहाँ 50,000 करोड़ उनका इनकम है, मतलब माइन से ही, और आज हम लोग 13,000 करोड़ में हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे रिफॉर्म ला रहे हैं कि उड़ीसा के हम लोग मतलब बराबर हो जाएं। तो ये सब सारा हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को एक संपन्न राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। अगला प्रश्न आराधना शरण जी का है। आराधना जी।
मेरा नाम आराधना शरण है। सुशासन संवाद छत्तीसगढ़ जो आयोजन किया है 5 जनवरी ने उसका हिस्सा बनने से छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही नई पहचान और क्या हो रहा है ये दिखाई दे रहा है। वो वन संपदा से समृद्ध तो है, पर जैसे आपकी बातों से भी लगा कि जैसे बहुत वहाँ नक्सलवाद था और कई घोटाले थे। तो शपथ ग्रहण के समय सबसे बड़ी चुनौती आपके मन में क्या चल रही थी? सबसे बड़ी चुनौती शपथ ग्रहण के समय सबसे बड़ी चुनौती आपके मन में क्या थी? आपके सामने क्या थी छत्तीसगढ़ को लेकर के? शपथ ग्रहण के समय सबसे बड़ी चुनौती पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों का विश्वास हासिल करना। जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि पिछली सरकार में उनका विश्वास टूटा था और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके, मोदी जी पर विश्वास करके और उनकी गारंटी पर विश्वास करके जो हम लोगों को जनता सरकार में बैठाई, तो उस विश्वास को कायम करना सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी थी कि कैसे उनके विश्वास में खरा उतर पाए। और लगातार इस 100 दिन में अनेक मोदी की गारंटी के काम को पूरा करके आज विश्वास है लोगों में और सब बोलते हैं कि सरकार में सब काम साए साए हो रहा है। ये विश्वास स्थापित करने में हम लोग सफल हुए। अगला प्रश्न सचिन बुधौलिया जी का है। प्रश्न बहुत सारे आए हैं मगर इसके बाद मैं केवल एक और प्रश्न लेकर बात को पूरा करूंगा। सचिन बुधौलिया जी। जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। मेरा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ वन संपदा की दृष्टि से, खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत समृद्ध प्रदेश है, तो इसको अमीरों की धरती और गरीबों का प्रदेश इस तरह से जाना जाता रहा है। तो अमीरों की धरती अपनी अमीरी उन गरीब परिवारों तक कैसे पहुंचाए और ये गरीब लोगों की बजाय अमीर लोगों का प्रदेश बने, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इसको कैसे हासिल करेंगे? हम शायद पहले इसका उत्तर दे चुके हैं कि वनोपज का वैल्यू एडिशन हम लोग कर रहे हैं। जैसे आपके बस्तर के क्षेत्र में इमली बहुत है, पूरे प्रदेश में महुआ बहुत है और साल सीड है, आम है, कटहल है, ये सब है। तो इस सब का वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। अभी जसपुर से एक प्रोडक्ट जसप्योर, ये महुआ से पूरा अभी जो 2 साल का कोरोना काल था उसमें पूरा सैनिटाइजर महुआ से बनाने का काम जसपुर की एक संस्था ने किया। और आज महुआ का लड्डू, महुआ से कैंडी, महुआ का अचार, इस तरह से पहले उसका खाली शराब बनता था, लेकिन आज उसी महुआ से अनेकों चीज बना के उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। उसी तरह से सबका कर रहे हैं, लोगों को सामने ला रहे हैं, निवेश आ रहा है और निश्चित रूप से इससे ये सब वनवासियों से ही जुड़ा हुआ ये सब काम है। तेंदुपत्ता का अच्छा कीमत दे रहे हैं, 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा वो दे रहे हैं। उनके लिए नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं और नई शिक्षा नीति में शिक्षा के साथ साथ वोकल शिक्षा भी शुरू कर रहे हैं। उनको व्यवसायिक शिक्षा भी प्रारंभ कर रहे हैं ताकि मतलब शिक्षा प्राप्त करके डिग्री हासिल करके नौकरी तो सबकी लगनी मतलब निश्चित नहीं है, जितने की लगेगी, लेकिन बाकी कोई ना कोई रोजगार धंधा से जुड़े। नई शिक्षा नीति के माध्यम से वो भी हम लोग कर रहे हैं। स्किलिंग पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल है सबको स्किलिंग पर बहुत जोर दे रहे हैं। और आज ही एक उद्योगपति हमसे मिले थे सवेरे यहीं पर और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि वो रायगढ़ में 5,000
लोगों के लिए स्किलिंग सेंटर बहुत जल्दी खोलने वाले हैं। और आज उद्योगपति आते हैं तो मेरा सबसे ही कहना होता है आप सब उद्योग धंधा सब चलाओ, लेकिन स्किलिंग आपको करना पड़ेगा। हमारे बेटा बेटियों के लिए पढ़े लिखे लोगों को स्किल करना ही पड़ेगा आपको। तो ये सब हम आग्रह कर रहे हैं और हमको लगता है कि